मेरा नाम दुष्यंत है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में बीते 12 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा काम लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, उनकी चिताओं को आग लगाना और फिर शमशान घाट की सफाई करना था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। हम अक्सर लाशों को जलाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके और बची हुई राख को गंगा में बहा देते थे। पुलिस हवलदार और इंस्पेक्टर मेरे पास अक्सर आते जाते रहते थे, क्योंकि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्च में करता था और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक शाम एक इंस्पेक्टर मेरे पास एक अनजान लड़की की लाश लेकर आया। इंस्पेक्टर ने कहा, दुष्यंत, ऊपर से ऑर्डर है, इसे जल्दी से निपटा दे। ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। और सुन, अस्थियों वाला तामझाम नहीं चाहिए, बस लाश को फूंक दे और सब कुछ गंगा में बहा दे। गंगा माँ सब कुछ माफ़ कर देगी। इंस्पेक्टर ने कफन में लिपटी लाश को गाड़ी से उतारकर मेरे सामने रख दिया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, पर साहब, शाम के 6 बज गए हैं। आरती सजाते सजाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। वेदों में इसकी सख्त मनाही है। पाप लगता है साहब, पाप। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगा। इंस्पेक्टर ने नोटों की एक कट्टी मेरे शर्ट की जेब में ठूंस दी और कहा, अच्छा ऐसा है क्या, तो ये ले, रख ले। गंगा और गांधी, इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की बातें बंद कर, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। ये कहकर वो कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। शायद उसने सच ही कहा था कि गंगा और गांधी से पापों को छिपाया या फिर मिटाया जा सकता है। तभी तो मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियां सजाने लगा। मैं कफन में दबी लाश को देख ही रहा था कि इतने में ही इंस्पेक्टर ने फिर कहा, यार दुष्यंत, वैसे ज़्यादा लकड़ियां नहीं लगने वाली हैं। जवान थी है, देख कितनी दुबली पतली सी है, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से फूंक डाल इसे। कुछ देर बाद मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ सेट कर दिया है मैंने, आप ज़रा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। मैं अंतिम संस्कार के सारे इंतज़ाम कर चुका था। अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया। इंस्पेक्टर भी मेरी मदद करने आ गया। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर चिता पर लिटा दिया। उसका जिस्म तप रहा था। हाँ, लड़की का जिस्म तप रहा था। तो मैंने पूछा, साहब, कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, तुझे क्या करना है, ज़्यादा पुलिस वाला मत बन। ज़्यादा बोलेगा ना तो इसके खून में तुझे ही अंदर कर दूंगा, समझा? मैं इंस्पेक्टर की बात सुनकर चुप हो गया। मैंने हाथ में मशाल लेकर लाश को जलाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा उड़ गया और मेरी नज़र उस लाश के चेहरे पर ठहर गई। उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस लाश को देख मैं भी एक पल को जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक मैंने कभी किसी लाश को ऐसे नहीं देखा था। मैंने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है।
ये क्या अनर्थ करवा रहे थे आप मुझसे? मैं इंस्पेक्टर से कुछ कहता पीछे हट गया और मेरे हाथ से मशाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे शमशान घाट में सिर्फ हम 2 लोग ही थे, इसलिए मेरी चीख सुनकर कोई भी हमारे आसपास नहीं भटका। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़्यादा पैसों के लालच में आकर मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहा है? वो एक लाश है, लाश, और लाश सांस नहीं लेती। ये तेरा रोज का काम है, तो फिर तू ये ड्रामे क्यों कर रहा है? हाँ, रात हो गई है, पर डर क्यों रहा है? मैं तो हूं तेरे साथ। अब जल्दी से चिता को फूंक डाल। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मेरी सांसें तो शांत हो गई, पर मेरा मन नहीं। फिर मैंने अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मशाल के आसपास काले साए मंडरा रहे हैं और चिता से भी लकड़ियां अपने आप ही गिर रही हैं। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर इसे नजर का धोखा मानकर मैं लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए मुझसे कहने लगी, प्लीज प्लीज मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूं। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका राज सामने ना आए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूं, मां बनने वाली हूं। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इस बच्चे को तो मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लाश की बातें सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने मुझे फिर से टोकते हुए कहा, अरे चिता के पास खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूं तुझे? एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? बोला लाश को जला, तो जलाता क्यों नहीं? अगर तेरे से नहीं होता तो ला, मुझे दे मशाल, मैं खुद ही फूंक डालता हूं उसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मशाल लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने उसी मशाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिससे दर्द से वो जोर जोर से छटपटाने लगा। इंस्पेक्टर चीख रहा था, कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जल गया। दुष्यंत, तूने मेरा आधा चेहरा जला दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर उधर भटक रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोगों के अलावा पूरे शमशान घाट में कोई नहीं था जो उसकी मदद करने आ पाता। लाश की आंखें भी बस एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और मैंने भी अब ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इस लड़की के बारे में जानना था जिसको इंस्पेक्टर जिंदा ही जलाना चाहता था। मैं भी अपने हाथ में मशाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चल दिया और उसे मशाल से जिंदा जलाने की धमकी देते हुए बोला, अभी तो तेरा सिर्फ आधा चेहरा ही आग से झुलसाया है। अगर सच नहीं बताया तो लड़की के बजाय तुझे ही जिंदा जला दूंगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रहे थे। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ, ये लड़की मरी नहीं, जिंदा है। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरा रोम रोम सिहर उठा। मैंने पूछा, पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे? अगर मेरे हाथों से ये पाप हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? इस पर इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दुष्यंत, तुम शायद भूल रहे हो कि कानून अंधा होता है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर्स दिए जाते हैं जिन्हें हर हाल में हमें फॉलो करना ही होता है।
और रही बात इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर मैंने इसके भाई का एनकाउंटर कर दिया, आगे इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन इसकी बहन वो काला जादू जानती थे, जिसकी मदद से इसने अपनी भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। उसे इतना डराया कि वो पागल हो गया, और तो और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया कि इसका भी इसके भाई की तरह ही एनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुझे अगर और पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, बस किसी भी तरह इस लड़की को फूंक डाल, अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुन मेरे होश उड़ गए। मेरे मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें ही घूम रहे थे, जिसके बारे में सोचते हुए मैंने खुद से कहा, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में मुझसे बात की थी। पर मेरे मन में एक सवाल और नौच रहा था, जिसका जवाब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये हिल नहीं पा रही? और इसने तो कहा कि इसके पेट में बच्चा है, ये मरना नहीं चाहती। इस पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो काले जादू की मदद से ये तुझसे भी बातें करने लगी। अरे जब मैंने इसे घर से उठाया तो बहुत छटपटा रहे थे, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज्ड हो गई। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है, मुझे क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बात सुनने के बाद मैं खुद से बस यही कह रहा था, लोग तो पहले ही कब के मर चुके होते हैं अंदर से। ये शमशान आना, चिताओं का अंतिम संस्कार होना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है। मैं खुद से कह ही रहा था कि मेरा ध्यान भटकते ही इंस्पेक्टर ने अपने रिवॉल्वर मुझ पर तानते हुए कहा, दुष्यंत, तेरा एनकाउंटर तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर मुझ पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। चिता पर लेटी लड़की का कफन उड़कर एकदम से इंस्पेक्टर के चेहरे पर जाकर लगा। इंस्पेक्टर ने गोली तो चलाया, मगर उसकी एक भी गोली मुझे नहीं लगी। मैं सही सलामत ही दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन कोई कपड़ा नहीं बल्कि कुछ और ही हो, उसने मुझे बचा लिया हो। इंस्पेक्टर ने अपने रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां मुझ पर चला दी और मेरा एक बाल भी बाका नहीं हुआ। अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटकर उसका गला घोटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन से कटने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म से लपटा कफन उसके खून से भींगकर पूरी तरह से लाल हो चुका था। जाने मेरे मन को भी क्या सूझी, मैंने भी नीचे गिरी मशाल को उठाकर उसे इंस्पेक्टर की आग लगा दिया। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा। कुछ देर तो उसकी चीखों की गर्माहट हवा में गूंजती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ रात के सन्नाटे की तरह शांत हो गया। इंस्पेक्टर के जलने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उस लड़की को लेकर घर चला आया। आज उस घटना को 8 साल हो चुके हैं। मैंने अब शमशान का काम छोड़ दिया। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मीना का ख्याल रखता हूँ। ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों के रिएक्शन से
पेट में ही मर गया, पर वो आज भी मुझसे पलके झपका कर बातें ही किया करती है। सच कहूँ तो मैं मीना से प्यार करने लगा हूँ, पर यह बात मैं उसे तब बताऊंगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मौसम देखकर लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए विहान खिड़की की ओर मुड़ा ही था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। विहान ने सोफे पर रखा अपना मोबाइल उठा लिया और स्क्रीन पर जो नंबर देखा तो उसे हैरत होने लगी। वो कुछ देर शॉक होकर मोबाइल हाथ में पकड़े उसे देखता रहा। फिर मोबाइल के वाइब्रेट होने पर वो सोच से बाहर आया और उसने कॉल उठा लिया। क्या तुम घर पर हो विहान? सामने से आवाज आई। हाँ, विहान ने शौक की हालत में जवाब दिया। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, सामने से कहा गया और फिर कॉल कट हो गया। विहान मना नहीं कर पाया और कॉल के कटने पर अपने भूतकाल में खो गया। 5 साल पहले विहान और सुधीर दोनों जिगरी यार थे, जब तक उनकी मुलाकात निशी से नहीं हुई थी। निशी उनके कॉलेज की दोस्त थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। पहली नज़र में ही विहान उसे दिल दे बैठा था, लेकिन ये बात जानते हुए भी सुधीर ने निशी को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली। उसके बाद से विहान उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया। पिछले 5 सालों से उसने कभी भी निशी और सुधीर की जिंदगी में दखल नहीं दी और ना ही कोई ताल्लुक रखा था। सुधीर ने भी कभी विहान की कोई खबर नहीं ली और ना ही कभी उसे फोन किया था। आज अचानक अपने मोबाइल पर सुधीर का नंबर देखकर विहान का मन भर आया और पिछली सारी बातें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। विहान अपनी सोच से तब बाहर आया जब उसे बेल की आवाज सुनाई दी। विहान ने जाकर दरवाजा खोल दिया। सुधीर दरवाजे के बाहर खड़ा था, पूरी तरह से भींगा हुआ था। विहान ने उसे घर के अंदर आने को कहा और उसके हाथ में तौलिया थमा दिया। अब उसका ध्यान घर के खिड़कियों की ओर चला गया। घर की सभी खिड़कियां जोर जोर से आवाज करते हुए हिल रही थी। विहान पास की खिड़की के पास गया और उसने बाहर झांक कर देखा तो बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रहे थे। बारिश कब की शुरू हो चुकी थी और अब तक उसे इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। उसने सभी खिड़कियां बंद की और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद विहान सुधीर के पास बैठ गया। तब तक सुधीर ने अपना भीगा हुआ शरीर तौलिए से साफ कर लिया था। 5 सालों बाद मिले थे दोनों। इतने सालों में काफी कुछ बदल गया था। नॉनस्टॉप बात करने वाला सुधीर और साथ ही विहान, उन दोनों के पास ही बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इतने सालों बाद आज पहली बार वो आमने सामने आए थे और फिर भी चुप थे। फिर विहान ने ही पहल की और पूछा, तुम यहाँ कुछ काम है क्या? हाँ, दरअसल काम तो है, मगर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। सुधीर ने विहान से नजरें चुराते हुए बात की। तुम मेरे घर आए हो तो मैं निराश नहीं करूँगा। मुझसे जितना पन पड़ेगा उतनी कोशिश करूँगा। कहो, क्या काम था? विहान ने पिछली बातों को नज़रअंदाज करके सुधीर से कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे इस बात का पछतावा भी है, मगर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मेरे साथ इंदौर चलो, बाकी बातें मैं रास्ते में समझाता हूँ।
सुधीर ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। विहान भी सुधीर की मदद करने को राजी हुआ और उसके साथ जाने लगा। सुधीर ने उसे बताया कि उसकी और निशी की 3 साल की बच्ची है, उसके दिल में छेद है और परसों उसका ऑपरेशन है। फिलहाल वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। सुधीर चाहता था कि उसके ऑपरेशन के लिए विहान कुछ मदद करे। विहान भी राजी होकर सुधीर के साथ इंदौर चला गया। वहां जाने पर सुधीर विहान को सीधा हॉस्पिटल में ले गया। विहान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर जहां उसकी बेटी एडमिट थे, उस कमरे की ओर वो दोनों चल रहे थे। लगता है मेरा मोबाइल गाड़ी में ही छूट गया, तुम अंदर जाओ, मैं भी लेकर आता हूँ। यह रहा वो कमरा जहाँ मेरी बेटी एडमिट है। सुधीर ने विहान को कमरा दिखाते हुए कहा और वो बाहर चला आया। विहान कमरे के अंदर गया और देखा कि वहां एक लड़की बेड पर पड़ी हुई थी। शायद वो सो रहे थे। उसे लगा कि शायद निशी भी यहां मिलेगी, मगर उस कमरे में वो बच्ची अकेली ही थी। विहान उस बच्ची के पास जाकर बैठा और सुधीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो वो बस देखता ही रह गया। कमरे में कोई और नहीं बल्कि निशी आ गई थी। आज भी वो पहले जितनी ही खूबसूरत थी। विहान को वहां देखकर निशी को बहुत हैरानी हुई। तुम ये यहाँ कैसे? वो बस इतना ही बोल पाई। दरअसल मुझे सुधीर ले आया। विहान ने सक पकाकर अपनी नजर झुकाते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? विहान की बात सुनकर निशी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, सुधीर ही मुझे यहाँ ले आया। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, वो अभी आता ही होगा। इस बार विहान ने निशी की आंख में आंख मिलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सुधीर तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता है? निशी ने विहान की तरफ देखकर एक बार फिर आश्चर्य किया। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुधीर अब इस दुनिया में है ही नहीं। 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। वो मर चुका है। रोते हुए निशी कहने लगी और फिर घुटनों पर बैठ गई। निशी की बात सुनकर विहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी के पास सुधीर को ढूंढने की कोशिश की, मगर सुधीर वहां नहीं था। उसके बाद उसने अपने मोबाइल में रिसीव्ड कॉल लिस्ट चेक की ताकि वो निशी की बात उससे करा सके, मगर उसमें भी उसे सुधीर का कहीं कोई नंबर नहीं मिला। सुधीर 2 महीने पहले ही मर चुका था, तो फिर वो कौन था जो विहान को यहाँ ले आया था?